नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ग्रह विज्ञान, खनिज लवण, मिनरल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन सेल्फ मेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक कौन से हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सैलिक अम्ल है, बी ऑप्शन है प्रोटीन है, सी ऑप्शन है कैफीन है और डी ऑप्शन है फाइटिक अम्ल है, ई ऑप्शन है लैक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी राइट आंसर है। हमारा जो कैल्शियम के अवशोषण में जो बाधक होते हैं यानी कि जो अवरोध उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से तत्व करते हैं। ए ऑप्शन ऑक्सैलिक अम्ल भी हमारे कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है, कैफीन भी बाधक होता है। कैफीन सबसे अधिक किस में पाई जाती है, कॉफ़ी में पाई जाती है, तो ये भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। और फाइटिक अम्ल भी कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होता है। फाइटिक अम्ल क्या होते हैं, जो हमारे अनाज होते हैं उनके छिलकों में फाइटिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑक्सैलिक अम्ल, कैफीन और फाइटिक अम्ल ये तीनों हमारे कैल्शियम के अवशोषण में बाधक होते हैं। नेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आयोडाइड्स के 10 ग्राम से डैश माइक्रोग्राम प्रोटीन आयोडीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोडाइड्स के 10 ग्राम से डैश माइक्रोग्राम प्रोटीन मिलता है। ए ऑप्शन है 150 ग्राम माइक्रोग्राम मिलता है, बी ऑप्शन है 140 माइक्रोग्राम मिलता है और सी ऑप्शन है 130 माइक्रोग्राम मिलता है, डी ऑप्शन है 120 माइक्रोग्राम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी राइट आंसर है। 1 ग्राम अगर 10 ग्राम अगर हम आयोडाइड्स लेते हैं तो उससे हमको 120 माइक्रोग्राम आयोडीन्स की प्राप्ति होती है। DSSB TGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिंक डैश के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, बी ऑप्शन है वृद्धि के लिए आवश्यक है और सी ऑप्शन है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है, डी ऑप्शन है उक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर है। जो जिंक होता है जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं, ये कोशिकाओं के विभाजन के लिए आवश्यक होता है। हमने जब जिंक वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये हमारे वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, जो हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास होती है उसके लिए जिंक आवश्यक होता है। और सी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जो जिंक होता है ये आवश्यक होता है। DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है। ए है हड्डियों के लिए मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है, बी है अंग की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है और सी है जल पुनः प्राप्ति के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है, डी ऑप्शन है बाबेल्स गति के लिए जब मैग्नीशियम ज़रूरी होता है। तो मैग्नीशियम किसके लिए ज़रूरी होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए राइट आंसर है। जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों के विकास में सहायक होता है, तो हमारी हड्डियों के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्टियोपोरोसिस हानि आयु संबंधित परिवर्तन हो सकते हैं तो डैश के कारण होता है, यानी कि जो ऑस्टियोपोरोसिस में हानि होते हैं उससे संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होता है। ए ऑप्शन है बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन होता है, बी है घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन है, सी बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण है और डी ऑप्शन है बढ़ा हुआ विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें क्या होता है, वृद्ध लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसका जो स्तर होता है वो घट जाता है। इसी से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इसमें जो हमारी हड्डियाँ होती हैं कमज़ोर खोखली होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर है। DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। ए ऑप्शन है कैल्शियम शामिल होता है, बी ऑप्शन है
सोडियम शामिल होता है, सी ऑप्शन है जिंक शामिल होता है और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम शामिल होता है। DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी राइट आंसर है। जो हमारे जख्म यानी कि घावों को भरने में जो आवश्यक खनिज लवण होता है वो जिंक होता है। हमने एक विटामिन देखा था जो घाव को भरने में सहायक होता है, वो कौन सा है? विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने में सहायक होता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो जो खनिज लवण होता है उसमें जो जिंक होता है ये भी हमारे घाव को भरने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है, यानी कि जो चूने वाला पान होता है उसको खाने से हमारी बॉडी में किसकी अधिकता बढ़ती है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है फास्फोरस, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो चूने वाला पान खाने से हमारी बॉडी में जिसकी अधिकता होती है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। कैल्शियम का हमारी बॉडी में अधिक अवशोषण होता है जब हम चूने वाला पान खाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ए ऑप्शन है रतौंधी होता है, बी ऑप्शन है बेरी होता है, सी ऑप्शन है ऑस्टियोरोसिस होता है और डी ऑप्शन है गोइटर होता है। तो आयोडीन की कमी से डी ऑप्शन गोइटर रोग मिलता है। इसमें जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है इसका आकार बढ़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है। ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, बी ऑप्शन है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना, सी ऑप्शन है दृष्टि के लिए आवश्यक है और डी ऑप्शन है हड्डी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। जो जिंक होता है इसका हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में जिंक आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे नंबर मिस्टेक्स हो गई है। आयोडीन युक्त नमक में डैश प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है सोडियम आयोडीन, बी ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड और सी ऑप्शन है सोडियम आयोडीन और डी ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड। नेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है इसमें जिसकी अधिकता होता है, जिसके प्रबलीकरण होता है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा बी राइट आंसर। इसमें पोटेशियम आयोडाइड्स की जो होता है प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, अभिकथन ए, आयोडीन का अधिक अंतःग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। जो अभिकथन है उसमें दिया है कि जो आयोडीन होता है इसका अगर हम अधिक इसका उपयोग करेंगे तो क्या हमें ये नुकसान करता है? अभिकथन तो सही है। बी रीज़न देखेंगे कि कारण क्या है। अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण में अवरोध करता है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ए राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही है और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ठीक है, तो जो आयोडीन का हम अधिक उपयोग करते हैं तो आयोडीन का अधिक उपयोग हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आयोडीन के अधिक उपयोग से क्या होता है, जो हमारी अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण में अवरोध करता है। जो हमारी थायराइड हार्मोन्स होता है उसके संश्लेषण में अवरोध उत्पन्न करता है अतिरिक्त आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट आंसर है। नेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक इस्तेमाल किया जा सकते हैं? ए ऑप्शन है नींबू या नमक, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है ऑलिक अम्ल और डी ऑप्शन है ऑक्सलिक अम्ल। नेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं इसके धब्बे को छुड़ाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी है। ए और डी इसका राइट आंसर है। पोटेशियम परमैंगनेट के धब्बों को छुड़ाने के लिए हम नींबू को नमक का उपयोग कर सकते हैं और डी ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची ए में दिए गए पोषक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए उनकी कमी से होने वाले लक्षणों से मिलाइए।
सूची 1 में पोषक तत्व दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे होने वाले लक्षणों को दिया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका ए है फॉलिक एसिड, बी है जिंक, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है आयोडीन और ई ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। तो जो फॉलिक एसिड होता है क्वेश्चन नंबर 15 का, फॉलिक एसिड क्या होता है, इससे हमको इससे फॉलिक एसिड की कमी से हमको क्या देखने को मिलता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो फॉलिक अम्ल होता है इसी को हम विटामिन B9 भी बोलते हैं और ये विटामिन B समूह का विटामिन होता है। तो फॉलिक अम्ल की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। और जिंक की कमी से क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। हाइपोक्सिया क्या होता है, ये रोग होता है, इसमें जिस भी व्यक्ति को स्वाद आना बंद हो जाता है, जिस भी व्यक्ति में जिंक की कमी हुई है उसको स्वाद आना बंद हो जाता है, तो इस रोग को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से टिटेनी होता है, कैल्शियम की जो कमी होता है, कैल्शियम की कमी से हमको टिटेनी रोग हो जाता है। टिटेनी रोग में क्या होता है, जो हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं और उनमें काफ़ी दर्द होता है। बॉडी की सारी जो हड्डियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और इसमें वो जो हमारी हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी से टिटेनी रोग होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से मानसिक कार्य क्षमता में कमी आती है। जो हमारा मानसिक कार्य होते हैं उनकी क्षमता में हमारी कमी आती है आयोडीन की कमी से। हमें जैसे पता है कि आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म और मिक्सडीमिया रोग देखने को मिलते हैं। तो जो आयोडीन है ये मानसिक स्तर के लिए आवश्यक होता है। और राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस हो जाता है। चिलोसिस रोग में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, जो हमारे होंठ होते हैं इनके किनारे फट जाते हैं और इसी को हम चिलोसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए हमारा राइट आंसर है। फॉलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जिंक की कमी से हाइपोक्सिया होता है और कैल्शियम की कमी से टिटेनी होता है। आयोडीन की कमी से मानसिक क्षमता में कमी देखने को मिलती है और राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है। सूची ए में दिए गए खाद्य पदार्थों के उस सक्रिय अंश को जिसका संबंध कैंसर के बचाव से है सूची सेकंड में दिए गए उसके स्रोत से मिलाइए। सूची ए में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व दिए गए हैं जो कैंसर के बचाव में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है फाइटोकेमिकल्स, बी है अल्फा लिनोलिक एसिड किस में पाया जाता है, सी है फ्लेवोनाइड्स किस में पाया जाता है, डी है ग्लूटाथायोन किस में पाया जाता है और ई ऑप्शन है सीलियम किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फाइटोकेमिकल्स जो जाएगा वो ब्रोकली में पाया जाता है। ठीक है, फाइटोकेमिकल्स ब्रोकली में पाया जाता है। और अल्फा लिपोइक एसिड किस में पाया जाता है, अल्फा लिपोइक एसिड जो होता है ये आलू में पाया जाता है। ठीक, और फ्लेवोनाइड्स किस में पाया जाता है, फ्लेवोनाइड्स ग्रीन टी में पाया जाता है। ग्लूटाथायोन किस में पाया जाता है, जो ग्लूटाथायोन होता है ये एस्पेगर्स में पाया जाता है, एस्पेरगस में पाया जाता है। और सीलियम किस में पाया जाता है, सीलियम समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, जो सीलियम होता है वो समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर है। अल्फा फाइटोकेमिकल्स किस में पाए जाते हैं, ब्रोकली में पाए जाते हैं। अल्फा लिनोलिक एसिड किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। और फ्लेवोनाइड्स किस में पाया जाता है, ग्रीन टी में पाया जाता है। ग्लूटाथायोन किस में पाया जाता है, एस्पेगस में पाया जाता है। और सीलियम समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। शरीर में निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य होता है। जो जिंक होता है वो हमारे शरीर में कौन से कार्यों को अनिवार्य रूप से बनाए रखने के लिए सहायक होता है। एक है ए ऑप्शन है स्वाद की तीक्ष्णता, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन संश्लेषण, सी ऑप्शन है हड्डियों का विकास, डी ऑप्शन है घाव बनना और ई ऑप्शन है रक्त का जमना। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर है बी। जो जिंक का कार्य होता है हमारी बॉडी में वो कौन सा होता है,
ए, ये तो स्वाद की तीक्ष्णता के लिए हमारे लिए आवश्यक होता है, सही है। इसकी कमी से हमको हाइपोगोसिया रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, हमको स्वाद आना बंद हो जाता है। ए तो राइट है। फिर तीसरे नंबर पे कौन आएगा, सी, हड्डियों के विकास में जो जिंक होता है वो आवश्यक होता है। हड्डियों के विकास के लिए भी जिंक हमारे लिए अनिवार्य होता है, और घाव बनने में भी जिंक की हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर है। ए, स्वाद की तीक्ष्णता में, हड्डियों के विकास में और घाव बनने में जो जिंक होता है वो आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है कैल्शियम की आवश्यकता है, बी ऑप्शन है प्रोटीन्स की आवश्यकता है, सी ऑप्शन है वसा की आवश्यकता है, और डी ऑप्शन है लोहे की आवश्यकता है। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर डी है। हीमोग्लोबिन के बनने के लिए हमको लोहे की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की भी आवश्यकता होती है। जो हीमोग्लोबिन शब्द है, इसमें जो हिम होता है ये आयरन होता है, लोहा होता है, और जो ग्लोबिन वर्ड है ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इन दोनों की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण जिसके बिना हमारा जो हीमोग्लोबिन है नहीं बन पाएगा वो लोहा होता है। जब हमारा लोहा बनेगा तभी उसमें हमारा जो प्रोटीन है वो जुड़ पाएगा, और तभी ये हीमोग्लोबिन के रूप में बन पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोहे की कमी विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। यानी कि लोहे की जब कमी होती है तो उसके कुछ चरण स्टेप्स होते हैं, वो कुछ किस तरीके से होगा। ए ऑप्शन है लोहे की कमी से एरियोरोपाइसिस हो जाता है, बी ऑप्शन है लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, सी ऑप्शन है लोहे की संग्रहित मात्रा कम होना। जब लोहे की हमारी बॉडी में कमी होएगी, यानी कि हमको लोहे की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया रोग में क्या होगा, एनीमिया होने से पहले हमारी जो बॉडी है कुछ कुछ स्टेजेस से होते हुए जाएगी। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो स्टोर लोहे की मात्रा है वो कम होगी। पहले तो सी आएगा, सी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में सी है। तो पहली जो हमारी स्टेज होगी वो होगी लोहे की जो संग्रहित मात्रा हमारी बॉडी में है वो कम होगी। उसके बाद हमको लोहे की जो संग्रहित मात्रा है वो तो कम होगी, उसके बाद एरिथ्रोपाइसिस होगा सेकेंड स्टेज, और थर्ड स्टेज में फिर जाके हमको एनीमिया देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ए राइट आंसर है। पहले हमको जो संग्रहित मात्रा लोहे की होगी वो हमारी बॉडी में कम होगी, फिर उसके बाद एरिथ्रोपाइसिस देखने को मिलेगा, और फिर इसके बाद जाके हमको एनीमिया होगा, यानी कि थर्ड स्टेज में जाके एनीमिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम में लगाए गए विकल्पों का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है सबसे अधिक किस में पाई जाती है, उसको स्टेप वाइज सबसे कम की तरफ को बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए ऑप्शन है इसमें रागी, चावल, दूध और पालक, बी ऑप्शन दूध, रागी, चावल, पालक, चावल, सी ऑप्शन है पालक, दूध, चावल और रागी, डी ऑप्शन है दूध, पालक, रागी और चावल। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है। जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो सबसे अधिक दूध में पाई जाती है, उसके बाद रागी में पाई जाती है, उसके बाद पालक में पाया जाता है, और सबसे कम मात्रा में चावल में पाया जाता है। चावल में अगर हम किसी चीज़ की मात्रा को देखेंगे तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो कैल्शियम की मात्रा चावल में कम पाई जाती है। सबसे अधिक जो कैल्शियम होता है वो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, वो दूध में पाया जाता है, उसके बाद रागी, उसके बाद चावल और पालक के बाद चावल में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, लौंग के सक्रिय तत्व निम्न है, यानी कि लौंग में कौन सा सक्रिय तत्व पाया जाता है। ए ऑप्शन है एलिसिन पाया जाता है, बी ऑप्शन है यूजिनॉल पाया जाता है, सी ऑप्शन है करकुमिन पाया जाता है, और डी ऑप्शन है थियोफ्लेविन्स पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर है। लौंग में जो सक्रिय तत्व होता है वो यूजिनॉल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंदबुद्धि निम्न में से किसके कारण होती है। ए ऑप्शन है
विटामिन ए की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से और डी ऑप्शन है लोहे की कमी से। तो जो मंदबुद्धि होती है वो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी राइट आंसर है। विटामिन ए से संबंधित हमें आँखों से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं, जो हमारे आँखों से संबंधित रतौंधी, पाइटोट स्पॉट, ये जो स्टेप वाइज आँखों से संबंधित रोग है विटामिन ए से हमें ये देखने को मिलता है। और कैल्शियम की कमी से हमको क्या देखने को मिलता है, रिकेट्स, ऑस्टोमलेसिया, ऑस्टोपोरोसिस देखने को मिलता है। और लोहे की कमी से हम देख ही चुके हैं कि हमको एनीमिया देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है बी, जो मंदबुद्धि का जो कारण होता है वो आयोडीन होता है। और आयोडीन की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, क्रिटिनिज्म में मिक्सिडीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, 80% खाद्य नमूनों में कहलाते हैं। ए ऑप्शन है लवण और विटामिन्स कहलाते हैं, बी ऑप्शन है विटामिन्स कहलाते हैं, सी ऑप्शन है लवण कहलाते हैं, डी ऑप्शन है प्रोटीन और कैलोरी कहलाते हैं। जीआईसी 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है। ऐस हम किसको बोलते हैं, ऐश हम खनिज लवणों को बोलते हैं। इनको ऐस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है खनिज लवण में। ये अकार्बनिक खाद्य पदार्थ होते हैं और जब हम इनको जलाते हैं तो इनको जलाने के बाद इनमें से जो ऐश राख होती है वो शेष बच जाती है। इसीलिए हम इनको अकार्बनिक खाद्य पदार्थ बोलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की मात्रा नहीं है। तो जो 80% खाद्य नमूनों में कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर है। जो हमारे खनिज लवण है वो अकार्बनिक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर में खनिज लवण के प्रमुख 2 कार्य होते हैं। ए ऑप्शन है, यानी कि हमारे जो शरीर है इसमें खनिज लवण के ऐसे 2 कार्य कौन से हैं जो प्रमुख है। ए ऑप्शन है ऊर्जा देना और सुरक्षा प्रदान करना, बी ऑप्शन है सुरक्षा तथा नियामक कार्य, सी ऑप्शन है निर्माणात्मक कार्य तथा ऊर्जा प्रदान करना और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जीआईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट आंसर है। जो खनिज लवण का हमारे बॉडी में 2 कार्य होते हैं, एक तो ये हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और सेकंड ये नियामक कार्य करता है। नियामक कार्य में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। उनका श्रावण अगर अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस चीज़ को देखने का कार्य भी खनिज लवण करते हैं। ऊर्जा देने का कार्य खनिज लवण नहीं करते हैं। ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य प्रोटीन करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटीन भी करता है और खनिज लवण भी करते हैं। तो जो है ए ऑप्शन तो हमारा राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा भी है, ऊर्जा हमको खनिज लवणों से नहीं मिलती है। बी ऑप्शन है निर्माणात्मक कार्य। निर्माणात्मक कार्य हमारी बॉडी में प्रोटीन्स करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्बोहाइड्रेट और वसा करते हैं। तो ए और सी तो नहीं हो सकते थे, लेकिन इसका जो बी है वो राइट आंसर है कि जो खनिज लवण होते हैं ये हमारे बॉडी में सुरक्षात्मक तथा नियामक दोनों कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है कैल्शियम, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो आईडीडी होता है इसको क्या बोलते हैं, आईडीडी का फुल फॉर्म है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 26 का ए राइट आंसर है, यानी कि आईडीडी की स्थिति का कारण क्या है, आयोडीन है। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी इसी को हम आईडीडी बोलते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रजनन एवं दूध स्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है कैल्शियम। जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रजनन और दूध के स्रावण के लिए कौन सा खनिज लवण है ये आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर है। जो मैग्नीशियम होता है ये हमारे प्रजनन और दूध के स्रावण के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर है मैग्नीशियम। जीआईसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ए ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है पोटेशियम, डी ऑप्शन है लोहा,
पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। होना तो यहाँ पे वैसे सोडियम चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए सोडियम राइट है, लेकिन आयोग कभी सोडियम को मानता है और कभी पोटेशियम को मानता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। ये हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब दोनों ऑप्शन दिए हैं और हमको किसी एक को चुनना होता है और उसके बाद आयोग पता नहीं कि सोडियम को मानेगा या पोटेशियम को मानेगा। पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 28 है। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन टीजीटी 2010 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। इसमें टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आयोग ने जो आंसर माना वो सोडियम को माना। जब हमारे ऑप्शन में एक आंसर आए, जैसे एक ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम में से कोई एक आए, तो तब हमारे लिए चूज़ करना इजी हो जाता है। या तो हम सोडियम आया होगा तो सोडियम को टिक कर देंगे और पोटेशियम आया होगा तो पोटेशियम को टिक कर देंगे। लेकिन जब दोनों आ जाए तब हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि हम कौन सा करें। और हम अगर सोडियम करते हैं, पता चला आयोग पोटेशियम को मान रहा है, और हम पोटेशियम करते पता चला कि आयोग सोडियम को कर दे रहा है, तो ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है। तो दो बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार टीजीटी 2010 में पूछा गया है, वहाँ पे आयोग ने ए को राइट माना, और 2013 में पूछा गया पीजीटी में, इसमें आयोग ने पोटेशियम को राइट माना है। तो ये फिर आयोग के ऊपर जाता है। दोनों अगर हमारे ऑप्शन में आते हैं तो इसमें से हमको किसी एक को टिक करना हो रहेगा और उसके बाद आयोग की जो आंसर की आएगी वही राइट होगा। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 है, घेंगा रोग में ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, बी ऑप्शन है रक्तचाप बढ़ जाता है, और सी ऑप्शन है यकृत बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है बुखार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है घेंगा रोग में जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, दूध में किस पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। ए ऑप्शन है लोह तत्व की, बी ऑप्शन है कैल्शियम का, सी ऑप्शन है विटामिन ए का, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो दूध होता है इसमें हमारे विटामिन लोह तत्व का, ए ऑप्शन लोह तत्व का अभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए राइट आंसर है। दूध में लोह तत्व की कमी देखने को मिलती है, और कैल्शियम भी हमारे दूध में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनके कंपैरिजन में जो लोह तत्व होते हैं वो दूध में काफ़ी कम या कहीं कहीं पे तो ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं, यानी कि जो खनिज लवण हमको प्राप्त होते हैं इनमें से किस में से अधिक खनिज लवण प्राप्त होते हैं। नेट 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है हरी पत्तेदार सब्जियों में, बी है दूध में, सी है संतरा में, और डी है सोयाबीन में। तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनमें हमें खनिज लवण अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या होती है, यानी कि जो आवश्यक खनिज लवण है वो कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 18 होते हैं, बी ऑप्शन है 20 होते हैं, सी ऑप्शन है 22 होते हैं, और डी ऑप्शन है 24 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो आवश्यक खनिज लवण होते हैं वो 24 होते हैं। टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एंडेमिक घेंगा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में, बी ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों में, सी ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्रों में, और डी ऑप्शन है सूखा प्रभावित इलाकों में। तो जो एंडेमिक घेंगा होता है, जीआईसी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंडेमिक घेंगा में क्या होता है, ये किसी एक क्षेत्र में होता है, इसीलिए हम इसको एंडेमिक बोलते हैं, और ये फैलता नहीं है, किसी एक कारण विशेष के कारण ये लोगों में हो रहा होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि और जल है उसमें आयोडीन की कमी होती है, इसीलिए पे वहाँ पे लोगों को आयोडीन
एंडेमिक घेंगा देखने को मिलता है। एंडेमिक का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र में किसी एक कारण से हो रहा है, वो फैलता नहीं है। कहीं अगर घेंगा रोग वाला व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाएगा तो वो दूसरे को नहीं फैलेगा, इसीलिए इसको एंडेमिक बोलते हैं। एक होता है एपिडेमिक। जब हमने क्लास ली थी उसमें हमने इसको अच्छे से समझा था कि एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक ऐसा होता है जैसे कोई रोग होता है जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल रहा है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, देश के अंदर ही फैल रहा है, जैसे कोलरा और फ्लू, ये रोग होते हैं, ये एपिडेमिक के अंतर्गत आते हैं। और जो पैंडेमिक रोग होते हैं, पैंडेमिक रोगों में क्या होता है, ये पूरे महाद्वीप में फैल जाते हैं, पूरे महाद्वीप को कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि कोरोना रोग है, इसको हम कोरोना पैंडेमिक बोलते थे ना, इसीलिए बोलते हैं इसको कोरोना पैंडेमिक, क्योंकि इसने पूरे महाद्वीप में फैला हुआ रोग है और ये पैंडेमिक के अंतर्गत आता है। तो जो कोरोना है पैंडेमिक के अंतर्गत आता है। तो हमारा तो यहाँ पे एपिडेमिक पूछा गया है। तो जो एपिडेमिक घेंगा होता है ये पहाड़ी लोगों में अधिक देखने को मिलता है, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों में अधिक देखने को मिलता है। वहाँ के भूमि और जल में आयोडीन की कमी होती है, इसीलिए उन लोगों में रोग देखने को मिलता है। अगर उनको आयोडीन युक्त नमक का सेवन करने के लिए दे दिया जाए तो ये रोग उनमें से दूर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, कुल शरीर भार का कैल्शियम होता है, यानी कि जितनी भी किसी व्यक्ति का शरीर का भार है उसमें से कितना % कैल्शियम होता है। ए ऑप्शन है 4% होता है, बी ऑप्शन है 8% होता है, सी ऑप्शन है 6% होता है और डी ऑप्शन है 5% होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए राइट आंसर है। कुल शरीर भार का जो 4% होता है वो कैल्शियम का होता है। 4% हमारी बॉडी जो होती है वो कैल्शियम से बनी होती है। जो हमारी हड्डियाँ हैं इनमें कैल्शियम पूर्ण रूप से पाया जाता है। तो 4% हमारे जो शरीर भार का होता है वो कैल्शियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से रोग होता है। ए ऑप्शन है रिकेट्स होता है, बी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सी ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया होता है, डी ऑप्शन है सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का सी राइट आंसर है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। वैसे अगर कैल्शियम की कमी से ये रोग देखा जाए तो सारे रोग कैल्शियम की कमी से होते हैं। रिकेट्स भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है और ऑस्टियोमलेशिया भी, तीनों रोग कैल्शियम की कमी से होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में पूछा गया है, तो प्रौढ़ावस्था में पूछा गया है तो उसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑस्टियोमलेशिया रोग प्रौढ़ावस्था में होता है। और रिकेट्स क्या होता है, ये बच्चों को होता है, ठीक है, बच्चों को होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस वृद्ध लोगों को होता है, वृद्ध लोगों को, जो वृद्ध होते हैं वृद्धों को ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, फास्फोरस का अवशोषण होता है। ए ऑप्शन है पेट में होता है, बी ऑप्शन है अमाशय में होता है, सी ऑप्शन है यकृत में होता है और डी ऑप्शन है छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है डी, जो फास्फोरस होता है इसका अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, सोडियम की कमी को कहते हैं, यानी कि जो सोडियम की कमी हो रही होती है हमारी बॉडी में, उस रोग को हम क्या कहते हैं। हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं, बी ऑप्शन है हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, सी ऑप्शन है कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है बी, सोडियम की कमी को हम हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं और सोडियम की अधिकता को हम हाइपरनेट्रेमिया बोलते हैं। जब सोडियम की कमी हो रही होगी उसको हम हाइपोनेट्रेमिया बोलेंगे और सोडियम की अधिकता को हाइपरनेट्रेमिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, सोडियम की अधिकता से रोग होता है। ए ऑप्शन है यकृत रोग होता है, बी ऑप्शन है मधुमेह रोग होता है, सी ऑप्शन है कुशिंग सिंड्रोम रोग होता है और डी ऑप्शन है एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी राइट आंसर है, सोडियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है। सोडियम की जो अधिकता से रोग देखने को मिलता है वो कुशिंग सिंड्रोम रोग देखने को मिलता है। जो सोडियम की अधिकता जब हमारी बॉडी में होती है तो जो कुशिंग सिंड्रोम रोग होता है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी भर जाता है और जब वो पानी हमारी बॉडी के माध्यम से बाहर निकलता है तो जो सोडियम की अधिकता से हमारी बॉडी में पानी भरता है वही रोग कुशिंग सिंड्रोम कहलाता है।
तो इसमें जो हमारी बॉडी होती है वो काफ़ी हमारा वेट बढ़ जाता है, व्यक्ति के शरीर में पानी भर जाता है, व्यक्ति फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का बी राइट आंसर है। सोडियम की अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, सोडियम रहित आहार दिया जाता है। ए ऑप्शन है यकृत के रोगियों को, बी ऑप्शन है किडनी के रोगियों को, सी ऑप्शन है हृदय के रोगियों को और डी ऑप्शन है सभी को। क्वेश्चन नंबर 40 का डी राइट आंसर है। जो सोडियम रहित आहार होता है वो हमको इन तीनों बीमारियों में नहीं दिया जाता है। इन तीनों बीमारियों में सोडियम रहित आहार का उपयोग किया जाता है। इन तीनों बीमारियों में सोडियम का बैन किया जाता है। तो यकृत, किडनी और हृदय के रोग में सोडियम नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का डी राइट आंसर है। इन सभी बीमारियों में सोडियम नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, घेंगा रोग अधिक होता है। ए ऑप्शन है पुरुषों को होता है, बी ऑप्शन है महिलाओं को होता है, सी ऑप्शन है बच्चों को होता है और डी ऑप्शन है वृद्धों को होता है। तो जो घेंगा रोग होता है ये अधिक मात्रा में देखने को मिलता है जो महिलाओं को देखने को मिलता है, और महिलाओं में भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जो आयोडीन की जो मांग होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो घेंगा रोग होता है वो बी ऑप्शन महिलाओं को अधिक देखने को मिलता है। और पुरुषों में जो अधिक रोग देखने को मिलता है वो कौन सा रोग देखने को मिलता है? हृदय रोग देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुषों में हृदय रोग अधिक देखने को मिलते हैं और महिलाओं में घेंगा रोग अधिक देखने को मिलता है। एक सर्वे के अनुसार ही पता चला है कि कौन सा रोग किस में अधिक देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, मांसपेशियों में लोहा किस रूप में पाया जाता है? ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, बी ऑप्शन है मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, सी ऑप्शन है लोहा के रूप में पाया जाता है और डी ऑप्शन है प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का बी राइट आंसर है। जो मांसपेशियों में लोहा होता है वो मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। इसमें जो मायो वर्ड होता है ये क्या होता है? ये लोहा होता है, और जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन होता है। और अगर रक्त में पूछा जाए कि जो रक्त में हमारा लोहा होता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो रक्त में जो लोहा होता है वो हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। जो हिम होता है इसमें वो क्या होता है? वो लोहा होता है, और जो ग्लोबिन है ये क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा बी राइट आंसर हुआ कि हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें जो लोहा होता है वो मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। ए ऑप्शन है 10 से 12 ग्राम होता है, बी ऑप्शन है 10 से 13 ग्राम होता है, सी ऑप्शन है 10 से 20 ग्राम होता है और डी ऑप्शन है 10 से 15 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है, बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ए राइट आंसर है। 10 से 12 ग्राम बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए राइट आंसर है, 44 का ए राइट आंसर है, 44 का ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है। ए ऑप्शन है 10 से 12 ग्राम होता है, बी ऑप्शन है 10 से 13 ग्राम होता है, सी ऑप्शन है 12 से 15 ग्राम होता है और डी ऑप्शन है 12 से 12 ग्राम होता है। तो जो महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का सी राइट आंसर है। महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो 12 से 15 ग्राम के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, लोहे की कमी से होने वाला एनीमिया होता है। जो लोहे की कमी से हमने देखा है कि जो एनीमिया होते हैं इसके कई टाइप्स होते हैं। अगर विटामिन B9 की कमी से हो रहा है तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। विटामिन B12 की कमी से हो रहा है तो उसको हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। विटामिन E की कमी से हो रहा है तो उसको हम माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया बोलते हैं। और लोहे की कमी से जो एनीमिया हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का ए राइट आंसर है। लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? जो एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होता है इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है एडिसन्स बीमारी होती है, बी ऑप्शन है कुशिंग सिंड्रोम होता है, सी ऑप्शन है
थेसिस होता है, हाइपोथेसिस होता है, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो है एड्रेनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, इसका जब स्रावन कम हो जाता है, यानी कि इसकी जो मात्रा हमारी बॉडी में कम हो रही, तो उससे हमको ए ऑप्शन एडिसन्स बीमारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 47 का ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, जल में फ्लोरीन की संतुलित मात्रा है। ए ऑप्शन है 3 से 5 ppm, बी ऑप्शन है 1 से 2 ppm, सी ऑप्शन है 10 ppm, और डी ऑप्शन है 0 से 5 ppm। तो जो जल में फ्लोरीन की संतुलित मात्रा होती है, क्वेश्चन नंबर 48 का बी राइट आंसर है। 1 से 2 ppm जो होती है हमारे जल में फ्लोरीन की मात्रा संतुलित होती है। अगर इस मात्रा में हमारे जल में फ्लोरीन की मात्रा है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा। वैसे जो फ्लोरीन होता है इसकी अधिकता भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है और इसकी कमी भी हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अधिकता से इसका जो कमी से इसकी जो अधिकता होती है वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का बी राइट आंसर है। जल में फ्लोरीन की जो संतुलित मात्रा होती है 1 से 2 ppm होता है, और जो 3 से 5 ppm अगर अधिक हो रहा है, यानी कि 1 से 2 ppm से अधिक 3 से 5 ppm है, अगर ये होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, डेंटल फ्लोरोसिस देखने को मिलता है। 3 से 5 ppm में अगर हमारे जल में फ्लोरीन की मात्रा है तो हमको डेंटल फ्लोरोसिस रोग देखने को मिलता है। और अगर हमारे जल में 10 ppm फ्लोरीन की मात्रा है तो हमको कंकाल फ्लोरोसिस देखने को मिलता है। कंकाल फ्लोरोसिस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो पूरी जकड़ जाती है और जो हमारी हड्डियां होती हैं वो काम करना बंद कर देती है, वो मुड़ नहीं पाते हैं, और जिस भी व्यक्ति को कंकाल फ्लोरोसिस होता है उसको उठने बैठने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 48 है इसका बी राइट आंसर है। और अगर हमारे जल में फ्लोरीन की मात्रा 0 से 5 ppm होगी तो तब क्या होगा, ये हमारे जल में फ्लोरीन की कमी देखने को मिली है, यानी कि 1 से 2 ppm से फ्लोरीन की मात्रा कितनी हो रही है, कम हो रही है। 0 से 5 ppm हो रही है। इसमें क्या होता है, जो हमारे दांतों का डेंटल भाग होता है उसमें काला पदार्थ जमने लग जाता है और जो हमारे दांत होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, जिंक की कमी से गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन है स्रावन घट जाता है, जो गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है इसका स्रावन घट जाता है। बी ऑप्शन है हार्मोन्स का स्रावन बढ़ जाता है। सी ऑप्शन है हार्मोन्स का स्रावन सामान्य रहता है, और डी ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिंक की कमी से जो गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ए राइट आंसर है। जो गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स है इसका प्रभाव हमारी बॉडी में घट जाता है जब जिंक की कमी होती है। तो जो गैनेटोट्रोपिक हार्मोन होता है इसका स्रावन कहाँ से होता है, हमारी पीयूष ग्रंथि से होता है, और पीयूष ग्रंथि से इसका स्रावन होता है, और पीयूष ग्रंथि को ये हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और जो गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, हमारे प्रजनन अंगों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, और हमारे प्रजनन अंगों पर नियंत्रण रखने का जो कार्य है वो गैनेटोट्रोपिक हार्मोन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ए राइट आंसर है। जब हमारी बॉडी में गैनेटोट्रोपिक हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो कमी देखने को मिलती है, तो उसमें क्या होता है, हमारा श्रावण जो होता है घट जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का ए राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जिंक प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। ए ऑप्शन है सब्जियों से हमें जिंक की अच्छी प्राप्ति होती है। बी ऑप्शन है दालों से, और सी ऑप्शन है हेरिंग्स ओयस्टर मछली से। डी ऑप्शन है सभी से। तो जिंक प्राप्ति का जो सबसे अच्छा साधन होता है वो क्वेश्चन नंबर 50 का सी राइट आंसर है। हेरिंग्स ओयस्टर मछली जो होती है ये जिंक प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी राइट आंसर है। तो आज हमने खनिज लवण से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में या फिर जो मुझे लगेगी जो क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हेल्प में थे, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।